को नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आज चर्चा करूंगा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में। और इस चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले भी लेकर के आ चुका हूं जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी थी। जी हाँ, हमने बात की थी इसमें कि फोटोसिंथेसिस का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ, ये पूरा मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ पीपीटी को। तो हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, वाई फोटोसिंथेसिस इज़ एसेंशियल, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने बात की थी जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आप चाहे तो पहले वाला वीडियो डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए इनके बारे में। तो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। फिर इसको मैं रिकॉल करूँगा जब हम लाइट रिएक्शन एंड कार्बन रिएक्शन की पूरी चर्चा कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट की एक बात हुई थी जो हमारे सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है हमको जानने के लिए कि किस तरीके से जो है हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज़ बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो वो वाटर की स्प्लिटिंग से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। उसका एक एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था इज़ द क्लोरोप्लास्ट। और हमने फ्रॉम लीफ टू इट्स एनाटॉमी टू मेसोफिल सेल टू क्लोरोप्लास्ट एंड थाइलाकोइड, तो मैंने पूरा डिटेल में इसको पूरा डिस्कस कर लिया था। ये सारा पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है कि कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर सारा कुछ डिस्कस कर लिया था इसके बारे में कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है। इन समरी वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन फोटोसिंथेटिक सेल्स, या मैं बोलूँगा ग्रीन प्लांट्स की सेल्स में वो मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो जो फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट रिएक्शन है उसको हम टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले के डिस्कशन में भी आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन नाम अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, इसके बजाय उसको कार्बन रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसके जो एंजाइम्स होते हैं कार्बन रिएक्शंस के, वो लाइट में एक्टिवेट होते हैं, इसलिए उनको डार्क रिएक्शन बोलना इतना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बुक्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो हमको सारे नाम पता होने चाहिए। ये डायग्राम उस पूरी समरी को दिखाता है। ये एक सिंबलिक डायग्राम है जो क्लोरोप्लास्ट को दिखाता है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। ये ग्रेना को रिप्रेजेंट करता है, और इनमें से एक जो ये इतना सा होलो स्पेस दिखा रखा, वो एक थाइलेकोइड को रिप्रेजेंट करता है। और पूरा समरी को दिखाता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वी नीड लाइट और डिफरेंट वेवलेंथ। यहाँ पर ग्रीन कलर का एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना हुआ है इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जी हाँ, क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट मॉलिक्यूल, क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनेली। और कहाँ मिलता है ये सिंबल आपको साफ साफ बताता है। देन वी नीड वाटर फॉर लाइट रिएक्शन, और इस पूरी रिएक्शन में हमको मिल जाते हैं ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल। जी हाँ, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन होते हैं ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये रिड्यूस फॉर्म है उसका, इसकी और बात करी जाएगी। तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक बायोकेमिकल्स पाथवे है जिसका नाम है केल्विन साइकिल, उसमें यूटिलाइज कर लिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है, और उससे मिल जाती है हमको शुगर्स। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें सनलाइट का यूज़ हुआ, सनलाइट फोटोन लिखा हुआ है, ये भी आप समझ गए होंगे। डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दिया था कि कोई भी पार्टिकल वेव भी हो सकता है और वेव पार्टिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी है। खैर, तो लाइट वेव्स या फिर फोटोन्स की हेल्प से, जिसको कि क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्व कर सकते हैं, अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स ग्राउंड वाटर से, रूट्स सेल्स, रूट्स की हेल्प से हमको मिलते हैं या प्लांट को मिल जाते हैं। और ये एक मेसोफिल सेल होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और लाइट रिएक्शन जो भी कुछ होती है उसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे हमको मिल जाती है ऑक्सीजन गैस जो कि इवोल्व होती है, और ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं। और फिर केल्विन साइकिल नाम का जो पाथवे है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके इन ATP एंड NADPH को कंज्यूम करके शुगर्स बना लेता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन पर्पस है प्लांट्स का वो है फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। जी हाँ, लेकिन इसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करना पड़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही सोर्स है कार्बन का, उसके बिना शुगर्स नहीं बन सकती। वाटर को एब्जॉर्व करना पड़ता है ग्राउंड वाटर से, और फिर उसको स्प्लिट करना पड़ता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके। मैंने आपको रिएक्शन का एग्जांपल भी पुराने वीडियो में बताया था कि CO जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं शुगर्स में, और H जो होता है वो वाटर से आता है, बचा हुआ ऑक्सीजन इवोल्व होता है। तो हम जैसा हमने क्लास 7 से पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसका पूरा एक ब्रॉड पिक्चर ये होता है एक्चुअली उनको प्लांट का ये पर्पज़ नहीं होता है कि उनको ऑक्सीजन इवोल्व करनी है, उनका पर्पज़ होता है कि उनको शुगर फॉर्मेशन करना है, अपना फूड खुद बनाना है। दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और न सिर्फ वो अपना फूड खुद बनाते हैं बल्कि वो अपने फूड को स्टोर भी करते हैं। इसीलिए जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा में। ये देखिए अगेन ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो लाइट रिएक्शन एंड कार्बन रिएक्शन, या मैं बोलूँगा डार्क रिएक्शंस, उनको कम्प्लीटली सेपरेट करके दिखाता है 2 कंपार्टमेंट से। लेकिन मैंने पहले वो डायग्राम इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि ये मिसलीडिंग ना हो आपके लिए। मतलब ऐसे कोई 2 कंपार्टमेंट होते नहीं है बाय द वे। क्लोरोप्लास्ट में हम उसकी एनाटॉमी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि ये सिंबल बताता है कि पूरी तरीके से जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं और कार्बन रिएक्शंस हैं उनको कम्प्लीटली सेपरेट करके ये दिखा रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये जो स्टेक्स हैं ये ग्रेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्ट्रोमा का पार्ट पूरा इधर ही अलग दिखा दिया है। हालांकि हमको पता है कि ग्रेना स्ट्रोमा एक जगह होते हैं। तो स्ट्रोमा वाली जो रिएक्शंस हैं उनको बोल दिया है कार्बन रिएक्शंस, और ये है लाइट डिपेंडेंट या लाइट ड्रिवन रिएक्शंस। अगेन सेम वही चीज़ है, लाइट एब्जर्व हो रही है, वाटर एब्जर्व हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल हो रही है। तो ये थोड़ा सा हमको और क्लियरली इसको समझने में हेल्प करता है। और फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 इसकी चर्चा भी खैर इसी चर्चा नहीं हो पाई थी, अभी करते हैं इसकी चर्चा। फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 प्रोटीन्स हैं एक्चुअली, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनके साथ ही क्लोरोफिल एसोसिएटेड होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो है कितने टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। हमने बात भी की थी LHC1, LHC2, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड ATPase। तो उनमें से जो फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 है उसमें मिलता है क्लोरोफिल। तो ये फिगर थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करता है। और आफ्टर दिस प्रोसेस हमको मिल जाते हैं NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स, जो केल्विन बेंसन साइकिल, थोड़ा सा नाम एलोबरेट हो गया है, उसमें कंज्यूम होकर के बना लेते हैं CH2ON। ये एक जनरल फार्मूला है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, और इसीलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स पड़ा था। H2O मतलब वाटर, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसा लग रहा है इसको देख करके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O कंज्यूम होते हैं। इस तरीके से ये 2 डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको देख सकते हैं। पूरी फोटोसिंथेसिस की समरी आपको दे देते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो आप देख लीजिए फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि लाइट को एब्जॉर्व करना है। लाइट को एब्जॉर्व कौन करता है? फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, और उनमें कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लोरोफिल होता है। तो प्लांट्स में सिर्फ क्लोरोफिल नहीं मिलता, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल बनते हैं, इसकी भी बात हुई थी। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। जी हाँ, लीव्स जो होती हैं आपको डार्क ग्रीन दिखती होंगी, कई बार वो कुछ पार्ट उनका हल्का सा लाइट ग्रीन दिखता होगा, और कई बार जो है हमें येलो एंड ऑरेंज लीफ भी देखने को मिलती है। कब आपको देखने को मिलती है आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। मे बी आपने ऑटम के टाइम पे, पतझड़ के समय में देखा हो, जब लीव्स गिरती हैं तो वो येलो ऑरेंज से दिखती हैं। तो एक्चुअली ये येलो और ऑरेंज जो पिगमेंट्स होते हैं वो सभी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल इतना ज़्यादा होता है, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हमको वो अलग से दिखाई देना नहीं देते हैं वो। तो जैसे ही किसी भी रीजन से लीफ में क्लोरोफिल कम हो जाता है तो फिर हमको ये कैरोटिनॉइड्स वगैरह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। खैर, तो ये 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक ही काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्व करना। और ये इनके कुछ कलर बता रखे हैं कि क्लोरोफिल A जो है ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल B येलो ग्रीन कलर का होता है, जेंथोफिल्स येलो दिखते हैं और येलो ऑरेंज दिखते हैं कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड आप कैरेट से याद रख सकते हैं, गाजर से, उसमें बीटा कैरोटीन नाम का कैरोटिनॉइड होता है। और जेंथो हमेशा येलो के आगे आएगा। जेंथोमोनास एक बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप है जो येलो कलर के दिखते हैं। इस तरीके से याद किया जा सकता है इनको। खैर आगे बढ़ते हैं। और मैंने अच्छा ओहो, लास्ट वीडियो में मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी बात कर ली थी, तो हम आगे बढ़ेंगे, सॉरी, इसलिए शायद ये रिपीट हो गई है स्लाइड, कोई नहीं। तो हमने एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी बात करी थी लास्ट वीडियो जो मैंने प्लान किया था। एक्चुअली ये पूरा PPT प्लान करा था कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लिए, पर वो इतना बड़ा हो गया था कि मुझे बीच में स्टॉप करके
नेक्स्ट 2 वीडियो प्लान करने पड़े फॉर डार्क रिएक्शन एंड फॉर लाइट रिएक्शन। तो ये भी आप पहले वाले वीडियो से मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप रेफर कर लीजिएगा इसको कि क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन इन समरी मैंने आपको बता दिया कि लाइट का यूज़ करके थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके जो पिगमेंट्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके वाटर को स्प्लिट करके वो NADPH and ATP बना लेते हैं, वो है लाइट रिएक्शन। अब इसमें LHC क्या है, किस तरह के यूज़ आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो देखिए अब आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आपको मिल जाते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। उनमें से कुछ के नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फोटो सिस्टम, आप स्लाइड में बैक जा कर के या पुराने वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, तब जा कर के थोड़ा सा आपको क्लियर हो पाएगा। और आई होप आपको क्लियर, या अपनी बुक आप साथ में रख लीजिएगा NCERT वाली। फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 का अगर आप डायग्राम देखेंगे अपने बुक में या कहीं पे भी, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये दोनों फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 होते हैं। फोटो सिस्टम 1 की बात करें या फिर फोटो सिस्टम 2 की बात करें, इनमें हमको मिलेंगे बहुत सारे प्रोटीन्स प्लस बहुत सारे पिगमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वो पिगमेंट्स कौन से होंगे, तो इसका आंसर होगा वो पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, जिनकी बात हमने अभी पहले करी थी। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं कुछ पिगमेंट, कुछ 200 हो सकते हैं, 350, कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक फोटो सिस्टम में काफ़ी सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे। जैसे कि किसी भी एक फोटो सिस्टम को ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे, चाहे ज़ैंथोफिल्स हों, चाहे कैरोटीनॉइड्स हों, चाहे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स हो, चाहे B मॉलिक्यूल्स हो, उनका एम होगा, फंक्शन होगा लाइट को एब्जॉर्व करना। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करी थी कि क्यों अलग अलग वेवलेंथ ये एब्जॉर्व करते हैं, क्या रोल है इतने सारे वेरिएशन ऑफ वैरायटी ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का। खैर, तो ऐसा होता है। अब फोटो सिस्टम 1 की बात करें चाहे हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें, पूरे के पूरे फोटो सिस्टम में एक ऐसा क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है। जी हाँ, एक ऐसा क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है, अगर उस पर लाइट गिरी, अगर उसने लाइट को एब्जॉर्व किया, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आ जाते हैं? किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, अगर उसको सनलाइट मिलती है या एनर्जी मिलती है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। आई होप कि आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आपको न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिलते हैं ऑफकोर्स, और बाहर के शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसा कुछ नील बोर का हमारे पास मॉडल मिलता है। तो आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में एनर्जी मिलती है, तो वो अप चला जाता है, अपनी एक शेल से अप चला जाता है। अभी डिपेंड करता है एनर्जी कितनी मिलती है, कितना वो अप जाता है, डिपेंड करता है उसको कितनी एनर्जी मिली है। और अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर शेल में रहा और उसको बहुत ज़्यादा ही एनर्जी मिलेगी, तब वो बाहर आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। किसी भी एटम को अगर एनर्जी मिलती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो वो अपनी अपर शेल में जाते हैं, यस। लेकिन ये टेम्परेरी स्टेट होती है, बड़ी जल्दी वो अपने वापस पुराने वाली स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में वो फिर से आ जाते हैं। और जब ऐसा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपर शेल्स में जाते हैं, तो आप खुद देखिए जब वो डाउन आएंगे तो फिर से एनर्जी रिलीज तो करेंगे। ऐसा कुछ होता है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? कई बार ये हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो आपने देखा होगा धूप में अगर आप खड़े हो या कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो गर्म हो जाता है। कई बार फोटोन के रूप में रिलीज होती है। कई बार चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो लाइट देना शुरू होती है। जैसे कि हमारे जो लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपको लाइट देना शुरू कर देता है। और अलग अलग तरीके की हमको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद एटम्स में या ऑब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे देखिए दो तरह की चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर लाइट, सनलाइट रिएक्शन सेंटर पे गिरे, रिएक्शन सेंटर मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं पूरा इसको साफ कर देता हूँ। रिएक्शन सेंटर का मतलब हुआ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन सेंटर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों ही पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन है वो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, ये जो लाइट ग्रीन है वो क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, कोई भी पिगमेंट मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर रिएक्शन सेंटर मतलब कि क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल पे गिरी लाइट, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अगर किसी और पिगमेंट में गिरी तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, तो फिर बाद में वो एनर्जी को दूसरे पिगमेंट को दे देगा, वो किसी और पिगमेंट को दे देगा। इस तरीके से ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हुई रिएक्शन सेंटर तक पहुँच जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2
दोनों में जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल है, किसी पे भी लाइट गिरे, अल्टीमेटली वो लाइट एनर्जी जो है रिएक्शन सेंटर के पास में पहुंच जाएगी और रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सेम एनर्जी इस पे गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया और रिएक्शन सेंटर पे गिरी तो बाहर आ गया, ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसका ओरिएंटेशन ही इस तरीके का होता है। मैंने आपको ओरिएंटेशन की थोड़ी सी बात की थी पिछले वीडियो में कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ही कुछ इस तरीके का होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। एक और कन्फ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पर पिगमेंट मॉलिक्यूल खाली क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल लग रहे हैं क्योंकि कलर की वजह से, बट कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल्स भी हो सकते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उस पर अगर लाइट गिरी तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो क्या किसी भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? आंसर होगा नो। अगर वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पार्ट है तो ऐसा नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि रिएक्शन सेंटर मतलब क्या? रिएक्शन सेंटर मतलब है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। लेकिन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक नहीं होता है फोटोसिस्टम 2 में या फोटोसिस्टम 1 में, उनमें काफ़ी सारे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं। उनमें से सिर्फ एक ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिस पे अगर लाइट गिरे और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो टेक्निकली आप एक बार फंक्शनली एक मान सकते हो, लेकिन ओरिएंटेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्चुअली दो मॉलिक्यूल होते हैं, जिन दोनों में से किसी पे भी लाइट गिरे तो ऐसा हो सकता है। तो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आती है, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझना काफ़ी है। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में, मैं फिर से बैक स्लाइड पे आता हूँ। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में ये सारे मॉलिक्यूल होते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड, और ये काफ़ी होते हैं। क्लोरोफिल ए मतलब 200-250 हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी भी इतने हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं। सारे के सारे क्लोरोफिल ए में से कोई सिर्फ एक ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जिस पर अगर लाइट गिरे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स, बाकी बचे हुए सारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड, पिगमेंट, जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं इन सबको बोलते हैं एंटेना मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप इस डायग्राम से भी समझ गए होंगे कि वो एंटेना की तरह काम कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, एक बार वो रिसीव कर लेंगे तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको भी बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र, इस चीज़ को। और खैर आगे और बात करेंगे, अभी जब हम थोड़े सिंबल्स देख लेंगे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के, तो आई होप कि आपको एंटेना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर में डिफरेंस पता लग गया होगा। और ये एक और चीज़ है कि अगर रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, ऑफ कोर्स उस पर लाइट गिरती है एक रिक्वायर्ड एनर्जी की, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्टर, यहाँ लिखा हुआ डोनर, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। एक्चुअली ऐसा ही होता है, हम आगे और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब कि एक दूसरे को देना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। एक एक्सेप्टर होता है, दूसरा डोनर होता है, और एक्सेप्टर जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दूसरे को पकड़ा जाता है, फिर वो खुद बन जाता है डोनर। तो ऐसी ये चेन चलती रहती है पूरी। तो अगर कोई क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये रहा, उस पर लाइट गिरी, उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, फिर उस पर लाइट गिरी, फिर उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, फिर उस पर लाइट गिरी, फिर उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ऐसा अगर कंटिन्यूसली होता रहे तब जाकर के लाइट रिएक्शन या जो भी रिएक्शन की हम बात करें वो कंटिन्यूस होना पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ऐसा तब तक ही होगा जब तक कि उसको कोई डोनर इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। अदरवाइज उसका एक इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते तो उसके इतने सारे इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हो जाएंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इस काम के लिए। तो सिंपल सा इसका ये आंसर है कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर होता है, अगर उस पर लाइट गिरती है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल से वो ले लेता है। और दूसरे जिस मॉलिक्यूल से वो ले लेता है उसको डोनर बोलते हैं। ये फोटोसिस्टम 2 के मामले में H2O होता है और फोटोसिस्टम 1 के मामले में कोई दूसरा मॉलिक्यूल होता है। उसकी बात आगे करी जाएगी। तो खैर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आगे काम आएगा, काफ़ी काम आएगा ये देखिए, ये जो है एक ग्राफ है जो फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा ग्राफ जो है फोटोसिस्टम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोटोसिस्टम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें ये जो सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एंटेना मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ये भी एंटेना मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है, फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ तो उसका नाम रख दिया फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ तो उसका नाम रख दिया फोटोसिस्टम 2। ये है सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, तो नाम तो ऐसे पड़ा। दूसरी बात, ये P680 एंड P700 क्या है, देखिए लाइट थोड़ी से साइन बना रखे हैं, ब्लू ग्रीन से बना रखे हैं। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। कौन से वाले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया था, रिएक्शन सेंटर। जी हाँ, इन पे लाइट गिरेगी तो इनका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और मैक्सिमम ये लाइट एब्जॉर्व कर सकते हैं, ये जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बात करी थी कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। 680 नैनोमीटर की बात करें या फिर 700 नैनोमीटर की बात करें, ये जो है लाइट
का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर उसमें आता है, और प्लस ये रेड लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के दोनों ही। तो ये 680 नैनोमीटर पे फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, यानी पिगमेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए है, वो मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकता है। और फोटो सिस्टम 1 का जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ये पिगमेंट मॉलिक्यूल शो करता है वो 700 नैनोमीटर शो करता है, इसलिए इनका नाम रख दिया है P680 मतलब पिगमेंट 680, P700 मतलब पिगमेंट 700 बस। और दोनों के दोनों क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो आप सोचेंगे दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर का काफ़ी फर्क पड़ता है। इन दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 में ओरिएंटेशन ही इस तरीके का है कि वो 680 नैनोमीटर या फिर 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोनों में लगभग आपको सेम ही प्रोसेस दिख रहा होगा। सनलाइट अगर गिरेगी, यहाँ पे लिखा है रेड लाइट एंड फार रेड लाइट, तो ये जो 680 नैनोमीटर की लाइट इसको रेड लाइट बोलते हैं, और जो 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट होगी उसका नाम है फार रेड लाइट। और इसके बाद की जो होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है उनको इंफ्रारेड लाइट्स बोलते हैं, अब वो पता ही होगा। और खैर वो अलग बात हो जाएगी कि विजिबल जो स्पेक्ट्रम है फ्रॉम वायलेट टू रेड, तो अगर वॉयलेट से भी कम हो तो उसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। फिलहाल खैर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। तो जैसे ही लाइट गिरेगी पिगमेंट पे, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसमें एनर्जी में जंप मिलेगा। तो ये एक ग्राफ सा लग रहा है जो रेडॉक्स पोटेंशियल को, या आप एनर्जी समझ लीजिए एक बार, एनर्जी बता रहा है। तो एकदम से P680 की एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और P680 स्टार लिखा हुआ है मतलब ये एक्टिवेटेड है, या फिर ये समझ लो कि इसके एनर्जाइज है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर शेल में चले गए हैं। तो ये फिर चेन मैंने बताया था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो A B C जो भी मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ए के पास चला जाता है, फिर बी के पास, सी के पास, डी के पास, और फिर से ये अपनी पुरानी कंडीशन में उठ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बढ़ जाता है, एनर्जी जब भी ट्रांसफ़र होती है तो एनर्जी का लॉस होता है। सेम थर्मोडायनेमिक्स में आपने लो पढ़े होंगे, सेकेंड जो लो होता है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफ़ी गिर जाती है जब तक ये P700 के पास पहुँचता है। अगेन P700 पे फार रेड लाइट गिरती है, फिर उसका जो है बूस्टअप होता है इलेक्ट्रॉन का हायर शेल्स में, अगेन वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के दौरान NADPH बनता है। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अभी आप इससे इतने फेमिलियर नहीं हुए हैं, मैं आपको इसी को डायग्रामेटिकली नेक्स्ट अभी स्लाइड में समझाने वाला हूँ। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 के लिए, तो वो ऐसा जिगजैग लाइन की तरह बनता है, इसलिए इसको Z स्कीम बोलते हैं। ये आगे काफ़ी काम आएगा आपको। H2 की स्प्लिटिंग है और बात करेंगे इसके बारे में, चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज़ सेम रिपीट होने वाली है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको डायग्राम्स के बेसिस पे समझाऊंगा। आपको पढ़ना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी पहले डायग्राम्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज़ है, वही डायग्राम है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट है। वो थोड़ा सा ईजी वे में था, थोड़ा सा और ईजी हमको लग रहा था, पुराने जो डायग्राम पढ़े थे हमने उससे थोड़ा सा रिलेटेबल था। ये थोड़ा और टफ हो रहा है, तो इसको मैं बाद में इंक्लूड करूँगा। पहले मैं इसके बाद वाला डायग्राम लूँगा, वो समझाऊँगा आपको। ये भी मैं बाद में लूँगा, इसे छोड़ता फिलहाल। मेरा जो फेवरेट डायग्राम है वो निकालता हूँ, ये रहा। तो इससे पहले आप चाहें तो क्लोरोप्लास्ट वाला डायग्राम रेफ़र कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ आपको वो डायग्राम पहले दिखा दूँ, फिर इस डायग्राम पे आता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। या मैं यहीं बना के दिखाता हूँ रफली, आप पुरानी साइड में देख सकते हैं। ये मान लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसमें ग्रेना है या फिर थाइलेकोइड्स है। अब इनमें से मैं एक थाइलेकोइड को बनाऊँगा, ये देख लीजिए, फिर से बना रहा हूँ नया। थाइलेकोइड का कलर दूसरा ले लेते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक थाइलेकोइड है ऐसा। थाइलेकोइड जो है सिंगल मेम्ब्रेन है, पर मैंने 2 लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें आपको मिल जाते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3 एंड 4 टाइप के। इनके नाम हमने रखे थे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम BF साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स और ATPase। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये एक थाइलेकोइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा थाइलेकोइड का ल्यूमेन, बाहर आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। अगर इसमें सिर्फ इतने पार्ट को हम मैग्नीफाई करें तो हमको ऐसा दिखेगा। अब आपको शायद ये रिलेटेबल लग रहा हो, ये है थाइलेकोइड ल्यूमेन, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। और फिर मैं अभी NCERT वाला डायग्राम भी इसमें, चलो मैं पहले वो दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा कि बुक में कहाँ गया वो डायग्राम। ये रहा, अच्छा पहले ही था, ये गलती से मेरे से निकल गया। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो ये है हमारी NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डायग्राम। अगर आपके पास नई वाली टेक्स्ट बुक होगी तो आपको ये डायग्राम दिखेगा, अदरवाइज़ जो है पहले थोड़ा सा मॉडिफाइड डायग्राम था, ये इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग और ऐड कर दी गई है नए डायग्राम में। तो ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन,
थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या होगा, ल्यूमेन ऑफ कोर्स, बाहर इसकी क्या मिलेगा हमको, स्ट्रोमा, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये सब कुछ बाय द वे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसको भूलना मत। और खैर इसको मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़ करेगा। और ये है फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1, यह है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और ये है ATPase। ये चार चीज़ें क्या हैं, ये चार हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि हमको पता है, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर में कि जो बायो मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है ये इस तरीके से, ये बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड की, प्लस हमको मिलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और एक बात याद रखना, ये 4 प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ये 4 टाइप ऑफ प्रोटीन बना रखे हैं। प्रोटीन बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये 4 सिंबल बताते हैं कि आप में इसमें चाहे आपको 50,000 प्रोटीन मिल जाए, लेकिन वो 4 टाइप के होंगे। वो पहला टाइप कौन सा होगा, फोटो सिस्टम 2। नाम फोटो सिस्टम 2 किस लिए है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी फोटो सिस्टम 1 के बाद में हुई थी। क्या है ये चीज़, इसमें है बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पहले बात हुई है कौन कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स। और एक ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा जिस पे अगर लाइट गिर जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसका नाम है P680। ये है फोटो सिस्टम 1, सेम ऐसा ही है, प्रोटीन है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। और एक ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जिस पे अगर 700 नैनोमीटर लाइट गिरेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। इसलिए इसको P700 बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। P680 रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2। रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्या सिर्फ एक ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है फोटो सिस्टम 2 में, आंसर है नहीं। क्या सिर्फ एक ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है फोटो सिस्टम 1 में, इसका आंसर भी होगा नहीं। बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिस पे अगर लाइट गिरे और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। अब देखिए एक इन दोनों के अलावा एक और प्रोटीन हमको देखने को मिलता है, उसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसमें काफ़ी आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं फिर डोनेट कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बोलते हैं। और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसका नाम है ATPase और इसका फंक्शन है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला करके ATP बनाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप समझ गए होंगे। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्लियर हो गए होंगे। अब मैं फिर इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आगे वाला डायग्राम पे आता हूँ, फिर बैक इसमें आऊँगा, आपको ये NCERT वाला डायग्राम पूरा समझा दूंगा अच्छे से। इस डायग्राम पे आते हैं। अगेन ये वही 4 प्रोटीन्स हैं। देखिए फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड ATPase। अब इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं बड़े बड़े, इनके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बता देता हूँ। ये देखिए, हमने जब वो ग्राफ की बात की थी, हमने ग्राफ स्किप किया था अभी ये रहा। ये देखिए, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, ये आपकी बुक में मिलेगा आपको। ये देखिए, ये P680 तो आपको समझ ही आ गया होगा। P680 स्टार का मतलब होता है लाइट ऑब्जर्व करने के बाद रिएक्शन सेंटर है। P700 स्टार समझ आ गया होगा। यह है फियोफाइटिन, फाइटोक्विनोल या QAQB है। और ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो हमने प्रोटीन पढ़ा था उसमें। साइटोक्रोम B है, इसके अंदर आयरन सल्फर सेंटर्स हैं। साइटोक्रोम F है, ये भी कुछ आयरन के सेंटर्स होते हैं। और फिर है प्लास्टोसाइलिन, एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे। प्लास्टोक्विनोन एक मॉलिक्यूल है, वही QAQB लिखा हुआ है। और ये देखिए फोटो सिस्टम 1 में है ये सब कुछ। इसके बाद में ये A नोट मतलब A का जो सबस्क्रिप्ट 0 है, A1 आयरन सल्फर सेंटर, FeS मतलब आयरन एंड सल्फर, FeS X A B फेरिडॉक्सिन FNR। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो चाहे तो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बनाएं या फिर हम एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर देखें। जो ये सब मिलते कहाँ हैं, सारे के सारे जो हमने ग्राफ में बताए थे, ये मिलते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। जी हाँ, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिलते हैं सारे। तो वो सारे हैं कहाँ, वो कहाँ गायब हो गए। फोटो सिस्टम 2 तो ये रहा, P680 इसमें है। फोटो सिस्टम 1 ये रहा, P700 इसमें है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ये रहा। तो साइटोक्रोम जो हमने पढ़े थे वो सारे इसमें हैं वो, और बाकी हमने जो आयरन और सल्फर के जो पढ़े थे वो इसमें है। और PQ मतलब क्यूनो, ये प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं इसको। ऐसा ही हमको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा, उसको ओनली Q बोल देते हैं।
क्यूनोन और क्यूनोल ये दो वर्ड यूज़ करते हैं, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है ऑक्सीडाइज, ये है रिड्यूस्ड। आप समझ लीजिएगा होंगे रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गाइड होना। तो ये है ऑक्सीडाइज प्लास्टोक्यूनोन, यह है रिड्यूस्ड प्लास्टोक्यूनोन, या फिर इसको बोल सकते हैं प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोक्यूनोल। खैर, तो ये कुछ ऐसा है जो सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। तो ये जो पार्ट है ये है थाइलेकोइड का ल्यूमेन और ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। सनलाइट गिरती है फोटोसिस्टम 2 पर, तो उसमें से P680 का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसकी बात हमने भी करी ली है। इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ वो पहुंच जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के साथ में। ये जो प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल है, ये देखिए आप हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये इस बायोमेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलता है। और ये प्लास्टोसाइनिन एक मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए आपको ये ल्यूमेन में मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं और इसी वजह से ये स्क्रोल डाउन हो सकता है। पता है आपकी जो NCERT बुक थी, इसमें देखिए ये प्रोटीन कभी यहाँ बना हुआ है, कभी यहाँ बना हुआ है। इनकी लोकेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कैसे हो सकती है पता है। अगर फोटोसिस्टम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ बना देते तो क्या ये प्रोसेस हो पाती? बिल्कुल हो पाती, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन जो है वो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन में कहीं पे भी मूव कर सकता है और यहाँ पहुँच जाता। इसका रीज़न ये होता है, मतलब इसको बनाने का। तो ये एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, काफ़ी हेल्पफुल होता है मूवमेंट करने में। खैर, बात वापस इसे शुरू करते हैं। लाइट गिरी फोटोसिस्टम 2 पर और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ पहुंच गया प्लास्टोक्विनोन के पास में, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्ट्रोमा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर प्रोटॉन मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज होगा, फिर प्रोटॉन मिलेगा न्यूट्रल हो जाएगा, और ये बना लेगा PqH2 प्लास्टोक्विनोन H2। तो इस प्रोसेस में ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट तो करता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से और रिलीज़ कर देता है थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। अब आप सोचेंगे एक्सेप्ट करता है तो रिलीज़ क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 ये PQ जो है PqH2 बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से, फिर से बन जाता है PQ। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो प्रोटॉन एब्जॉर्व करे, ट्रू। इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो प्रोटॉन रिलीज कर दिए। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्ट तो करे थे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से और रिलीज कर दिए थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मैं आपको बता दूं फिर से, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो हमने ग्राफ में देखे थे। उन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास में, जो कि एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में मिलता है, और प्लास्टोसाइनिन फिर से दे देता है उसको फोटोसिस्टम 1 को। और फोटोसिस्टम 1 पे जब लाइट गिरती है तो P700 जो कि एक रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम 1 के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। जब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वो प्लास्टोसाइनिन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से होता हुआ ऑफकोर्स फेरिडोक्सिन तक, और उसके बाद पहुंचता है FNR तक। FNR कैसी बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको अटेंशन एक तरफ लेके जाता हूँ। जब लाइट गिरी P680 पर, यानी कि फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर, जो कि क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उसका जो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या फिर अभी जब मैं इस पूरी रिएक्शन को डिस्कस करूँगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट्स हमको चाहिए एक बार नहीं, बार बार, जितनी बार लाइट गिरे फोटोसिंथेसिस में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे। तो उस कंडीशन में फिर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, तो सिंपल है बिल्कुल। P680 जो है फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है, वो कुछ और कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से H2O को स्प्लिट कर देता है, यानी कि थाइलेकोइड ल्यूमेन में प्रेजेंट जो वाटर है उसको स्प्लिट करके उससे इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो उसका अपना कोई लॉस नहीं होता है। अगर मैं बोलता हूँ फोटोसिस्टम 2 का जो पिगमेंट है P680, उस पर लाइट गिरी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक्चुअली उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, उसने वाटर से निकाल लिया और आगे डोनेट कर दिया, तो उसके उतने के उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कितनी भी बार लाइट गिरे ये प्रोसेस कंटिन्यू चल सकती है। एक बात ये, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो तो फोटोसिस्टम 2 का P680 यानी कि क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाकी बचे प्रोटॉन से क्या होता है, वो थाइलेकोइड ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट, तो वो प्रोसेस यहाँ होती है कि ऑक्सीजन कैसे निकलती है इसमें। खैर, इस बात को यहीं छोड़ते हैं, हम फिर पहुँच जाते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ पहुँच गया FNR तक। तो FD और FNR क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। FNR को आप एक एंजाइम भी मान सकते हो। F मतलब नाम बोल देता हूँ, फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज। आप अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 2 कॉन्सेप्ट्स अगर आप परिचित हों, इंट्रोड्यूस्ड हों, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, और अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की पूरी चेन होती है, मैंने ग्राफ में पहले बताया था, फिर दिखाया था आपको। तो इस रिएक्शन में देखिए आप कितने सारे
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लाइट गिरने पर P680 से निकलता है, लेकिन हम एक बार ऐसा मान लेते हैं कि वो H2O का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि P680 H2O को स्प्लिट करके ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये भी एक्चुअली फोटोसिंथेसिस 2 का ही पार्ट होता है, उसकी हेल्प से ऐसा करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन P680 से होता हुआ CO5 फिर QA QB, और देन ये देखिए पूरा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देन प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर फोटोसिन 1 के पास, फिर वहाँ से होता हुआ A0 A1 Fe, ऐसा खूब काफ़ी सारे आयरन सिल्वर सेंटर से होता हुआ फेरिडॉक्सिन तक पहुँचता है। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता होता है। इनमें से देखिए किसी भी एक को आप टारगेट कर लीजिए, मान लो आप A1 को टारगेट करते हो, तो A1 A0 से एक्सेप्ट करके FeS को दे देता है। तो वो एक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। मतलब समझो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो हो गया रिड्यूस्ड, और जैसे उसने अगले ही नेक्स्ट टाइम उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, वो हो गया ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ऐसे होता रहता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पूरी चेन चल रही होती है। बात समझ में आई? इस कंडीशन में देखिए आप, जो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, तो इस बात समझ पाएंगे कि FNR की अगर मैं बात करूँ तो ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो फेरिडॉक्सिन को ये कर देता है ऑक्सीडाइज, और NADP+ को ये कर देता है रिड्यूस, क्योंकि ऑफकोर्स उसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका नाम रख दिया FNR, मतलब फेरिडॉक्सिन NADPH या NADP रिडक्टेज। इस तरीके से एंजाइम्स के नाम होते हैं जिससे वो काम करते हैं। तो दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट, अगर आप फंक्शन को समझ पाएंगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट लगेगा नहीं। खैर, तो समझ में आया होगा, वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट कब होगा? जब लाइट गिरेगी कहाँ पर? फोटोस्टॉम 2 के रिएक्शन सेंटर पर। तब क्या होगा? रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाएगा तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचेगा, फिर प्लाटोसाइनिन के पास पहुंचेगा, फिर वो फोटोसिन 1 के पास पहुंचेगा, फिर फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचेगा, फिर फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास पहुंचेगा, और ये क्या करता है? NADP+ को NADPH बना देता है इलेक्ट्रॉन्स दे करके। और यहाँ पे आप समझ ही पाएंगे, NADP+ जो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, एक और इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और फिर अगर उससे प्रोटीन अटैच कर दूँ तो वो हो जाएगा NADPH। ठीक है, तो ऐसा हमको रफली समझ में आता है कि NADP+ से अगर NADPH बनाना हो तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं। कैलकुलेशन भी अगर आप करना चाहो तो पॉसिबल है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। कैलकुलेशन भी हो सकती है आराम से, कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, सारा हिसाब किताब इसमें निकाल सकते हैं हम। कैसे समझाता हूँ। यहाँ पर 1H2O मॉलिक्यूल दिखा रखा है, और वो स्प्लिट होकर के H+ और O2 बना रहा है। लेकिन अगर ये केमिकल, ये खाली सिंबल्स हैं, अगर आप इसको बिल्कुल बैलेंस बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2H2O लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तब जाकर के ये O2 पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप सिंपल H2O लिखोगे तो ये हाफ O2 बन जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसी तरीके से हम सिम्बलिज्म बनाते हैं। मतलब हाफ O2 इज ऑक्सीजन गैस, O कोई ऑक्सीजन गैस नहीं होता, वो तो फिर एटम हो जाता है। तो आपको इसको या तो कंप्लीट O2 लिखोगे तो 2H2 लिखना पड़ेगा। अगर आपने 2H2 लिखा तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 4। तो ये आप समझ जाना, ये डायग्राम सिर्फ सिंबल्स को बताता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन को नहीं बताता है। तो अगर आप 2H2O के लिए कैलकुलेशन करना चाहोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिंगल H2O से कैलकुलेशन करना चाहोगे तो आपको जो है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर हमने जो बात करी थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, समझ रहे हो? अगर 2H2O स्प्लिट होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 1H2O की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, और हमको NADPH बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो अगर हमको एक NADPH बनाना हो तो उसके लिए हमको एक वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमको 2 NADPH बनाने हो तो हमको 2 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमने 1H2O को ब्रेकडाउन करा तो हमको 4 फोटोन चाहिए होंगे, सॉरी 2 फोटोन चाहिए होंगे, आप समझ रहे हो? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन चाहिए होता है। H2O ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकलेंगे। और अगर हम 2 से कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमको 4 फोटोन यहाँ चाहिए होंगे, 4 फोटोन यहाँ चाहिए होंगे। तो इस तरीके से फोटोन वगैरह का कैलकुलेशन होता है। देन तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को एक 2 NADPH के लिए करते हैं, हम 2H2O कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? 2H2O अगर कर देंगे तो यहाँ पे एक O2 जस्टिफाइड हो जाएगा। यहाँ 4 प्रोटॉन्स होंगे, 4 फोटोन्स यहाँ होंगे, 4 फोटोन्स यहाँ होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये हर चीज़ 4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो 2 NADP मॉलिक्यूल जो है 2 NADPH में बन जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें आप अगर ध्यान देंगे, ये जब लाइट गिर रही है फोटोस्टॉम 2 पर या फोटोस्टॉम 1 पर, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हो रहा है, तब नीचे देखिए वाटर स्प्लिट होकर के प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है थाइलेकोइड ल्यूमेन में। एक चीज़, दूसरा मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शेयर किया था, ये प्लास्टोक्विनोन वाला, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स पंप होते हैं फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट स्टोमा टू
थाइलेकोड ल्यूमेन याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। वो मैकेनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्यू साइकिल बोलते हैं, पर बिल्कुल सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी 2 NADPH के लिए काउंट कर रहे हो या 2 H2O की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स पंप हो जाएंगे। जी हाँ 8। तो हम एक सिंपल सा इतना ही कैलकुलेशन पकड़ के चलें तो हमारे पास में 4 प्रोटॉन तो हो जाएंगे वाटर की स्प्लिटिंग से और 8 फोटोन हो जाएंगे हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन जो पंप हुए हैं इस पूरी प्रोसेस से। इसलिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कई बार हम ऐसे बनाए थे प्रोटॉन पंप होते हुए, सिंबलिज्म है सिंपल सा। ये एक प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे NADPH बन रहा है, नो डाउट। ये जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं टोटल 12 प्रोटॉन्स फॉर 2H2 मॉलिक्यूल। अब इसको 6 प्रोटॉन भी कर सकते हो 1H2 मॉलिक्यूल या फिर हाफ H2O के लिए, जैसे आपको करना चाहो। तो 2H2O के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 2 NADPH बनेंगे, 12 प्रोटॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल होगी। तो 1 ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो हमको 4 वाटर मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा हो मैं फिर से बताता हूँ, सारी बातें भूल जाइए। ये सिंपल डायग्राम है, देखिए आपको क्या यहाँ पे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते दिखाई दे रहे हैं। इसका आंसर होगा हाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। कैलकुलेशन करना चाहो तो ठीक, 11th लेवल पे कोई ज़रूरी नहीं है, नीट वगैरह में आपको हो सकता है हेल्प हो जाए। लेकिन अगर कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ बहुत ईजी रहेगा आपके लिए बाद में समझना। तो 12 प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। प्रोटॉन्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो बायो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हमको पता है। लिपिड की बनी होती है, लिपिड जो हाइड्रोफोबिक होता है। और हाइड्रोफिलिक थिंग जो है हाइड्रोफोबिक थिंग को क्रॉस नहीं कर सकती, प्रोटॉन जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। थाइलेकोड ल्यूमेन में प्रोटॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये देखिए NCERT वाले डायग्राम पे आते हैं। अब आपको डायग्राम आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। फोटोस्टेम 2 है, उस पर लाइट गिरी और स्प्लिट हुआ। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए 1H2 के लिए कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा है आपके NCERT में ये दिखा रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन दिखा रखा है, फिर प्रोटॉन 1 दिखा रखा, प्रोटॉन 2 होनी चाहिए थे, कोई बात नहीं। तो हाफ फोटो मतलब मॉलिक्यूलर उसका फॉर्मूला। और फिर ये देखिए PQ यहाँ पे थोड़ा सा दिखा कर ध्यान देंगे तो PQH2 भी लिखा हुआ है और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन भी दिखा रखा है, FD भी दिखा रखा है, FNR भी दिखा रखा है। ये डिटेल्स पहले मिसिंग थी, इसलिए मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि NCERT में आप इंक्लूडेड है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो खैर मुझे नहीं बताएंगे नहीं आएंगे, लेकिन NIRT के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो एंड रिजल्ट इस सबका यही निकलेगा। आप कोई सा भी डायग्राम देख लीजिए, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन प्रोटॉन इन थाइलेकोड ल्यूमेन। बाहर हम ये क्या चीज़ है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ये हम थाइलेकोड की बात कर रहे हैं बाय द वे। थाइलेकोड ल्यूमेन में बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो क्या होगा, अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा बाहर प्रोटॉन्स कम। अंदर बाहर मतलब थाइलेकोड ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। थाइलेकोड ल्यूमेन में अगर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो अंदर मतलब थाइलेकोड ल्यूमेन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल इजीली समझ पाओगे। तो इलेक्ट्रो ग्रेडियंट हो गया ना, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, बाहर मतलब स्ट्रोमा में पॉजिटिव चार्ज कम, केमिकल ग्रेडियंट। जहाँ पर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, पीएच का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई होगा। पीएच कम किसकी होती है, एसिड्स की। एसिड का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन्स रिलीज करे। तो मोर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, एसिडिक हो जाती है। ल्यूमेन में देखिए हाई प्रोटॉन्स मतलब एसिडिक पीएच हो जाती है। तो इसको फिर से उसी डायग्राम पे आते हैं। ये देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ये है थाइलेकोड का ल्यूमेन। थाइलेकोड के ल्यूमेन में जो है प्रोटॉन्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। थाइलेकोड की ल्यूमेन मोर एसिडिक हो जाती है। सारी बातें एक ही है। कितनी होती है मैंने इसकी बात की थी। अगर आप 2H2 के लिए करेंगे तो 12 प्रोटॉन्स हो जाते हैं। ये आपको काम आ जाएगा अगर छोटी सी बात समझना चाहोगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रोटॉन्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, बाहर आने का कोई रास्ता है नहीं। ATP सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जिससे होते हुए ये प्रोटॉन्स बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनका पाथ ऐसा होता है, पाथ थोड़ा ऐसा होता है कि इसमें रोटेशन होना शुरू हो जाता है। ये भी तो ना थोड़ा फिर आगे हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा, अगर आप होना चाहें तो। अदरवाइज़ आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसको अगर हम और डिटेल में देखें, ये जो पार्ट है इसमें इस तरीके की रोड सी देखिए, 14 या 12 यूनिट्स होती हैं एक्चुअली। ये माइटोकॉन्ड्रिया में 12 और इसमें 14 होती है। खैर जो भी होती है, मतलब इस तरीके से ये ऐसे रोटेट होना शुरू होता है। बाय द वे बाकायदा रोटेट होता है जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं। देखिए प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो रोटेट होता है, और इसके रोटेट होने की वजह से यहाँ पे ये जो ऑरेंज जैसा दिख रहा है आपको, इसमें 6 सब यूनिट है।
3 अल्फा एंड 3 बीटा, खैर जो भी हो, ये एक्चुअली एटीपीएज एंजाइम है। ये देखिए एटीपीएज जो यहाँ पे बना हुआ ना, एटीपी सिंथेस लिखा हुआ है, वो है ये। एटीपी सिंथेस के 2 पार्ट आपको दिखेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ, कहाँ बाहर निकला हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको एफ नोट या एफ सबस्क्रिप्ट 0 बोलते हैं, इसको एफ सबस्क्रिप्ट 1 बोलते हैं। F1 पार्टिकल आपने माइटोकॉन्ड्रियम सुना होगा, क्योंकि हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो इसके आगे सी लगा देते हैं, CF1 CF0। ऐसा आपको कुछ बुक में देखने को मिलेगा, इसमें देखते क्या लिखा हुआ है, CF लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं। तो ये F1 पार्टिकल है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, या CF1 पार्टिकल है क्लोरोप्लास्ट वाला। ये कुछ ऐसा होता है। तो ये जब प्रोटॉन्स बाहर आते हैं, इससे ये पार्ट रोटेट करता है और इसमें कुछ ऐसे कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस आप केमिस्ट्री में सर्च कीजिएगा क्या होते हैं, पता लगेगा। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनोनिक फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी बना लेते हैं। तो हमारा एम क्या था लाइट रिएक्शन का, एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना। आप बात मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा आपके लिए। फिर से पुराने वाले डायग्राम पे आते हैं। आई एम श्योर कि ये डायग्राम अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ये है थाइलेकोइड का ल्यूमेन, ये है फोटोस्टोम 2, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फोटोस्टोम 1 और एटीपीएज। इसके भी 2 पार्ट है, F1 F0, या क्लोरोप्लास्ट की बात करें इन पर्टिकुलर तो CF1 CF0। CF0 जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, CF1 जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। खैर ठीक है, जो हमने प्रोसेस अभी डिस्कस करी लाइट रिएक्शन वाली, जिसमें H2O स्प्लिट होता है, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, कितने 4 प्रोटॉन्स 2H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं इन थाइलेकोइड ल्यूमेन। और इनको बाहर जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है, एटीपीएज के थ्रू। जब वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पे एटीपी बनना शुरू हो जाते हैं। बस इतनी सी बात, बिल्कुल सिंपल। एटीपी कितने बनते हैं अगर ये कैलकुलेट करना, तो ये कैलकुलेशन आपको काम आएगी। 4 प्रोटॉन्स से एक एटीपी बन सकता है, इतना आप याद रख लो, तो आप सोल्व कर पाओगे। 12 से कितने बनेंगे, 12 डिवाइडेड 4 करके देख लेना, 3 एटीपी मॉलिक्यूल, 3 एटीपी मॉलिक्यूल इससे बनते हैं। तो बिल्कुल इजीली आप समझ पाओगे कि हमने जो कैलकुलेशन करी थी अभी, चाहे आप उसको समझना चाहो नहीं समझ जाओ, उसको स्किप कर देना। आपको अभी तो सिर्फ इतना समझने का है कि जब लाइट गिरती है फोटोस्टोम 2 पर एंड फोटोस्टोम 1 पर, तो P680 जो कि रिएक्शन सेंटर है फोटोस्टोम 2 का, P700 जो कि रिएक्शन सेंटर है फोटोस्टोम 1 का, इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, NADP तक, और उसको NADPH बना देते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो P700 का जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो ले लेता है प्लास्टोसाइनिन से। प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इस तरीके से मूव होता है। अल्टीमेटली वो उसका इलेक्ट्रॉन आता है P680 से, और P680 का जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो ले लेता है H2O की स्प्लिटिंग से। H2O काफ़ी अवेलेबल होता है ग्राउंड वाटर की हेल्प से प्लांट को। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल सकती है, कोई इशू नहीं आता, लाइट गिरती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है, और हमें मिल जाते हैं एंड रिजल्ट के रूप में NADPH मॉलिक्यूल्स और ATP मॉलिक्यूल्स कितने, ये भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अगर 2H2O मॉलिक्यूल से हम कैलकुलेशन करें तो हमको चाहिए होते हैं 4 फोटॉन्स फोटोस्टोम 2 के लिए, 4 फोटॉन्स फोटोस्टोम 1 के लिए, और हमें मिल जाते हैं 12 प्रोटॉन्स यहाँ पर, जिनमें से 4 प्रोटॉन्स आएंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, 8 प्रोटॉन्स आ जाएंगे पंपिंग ऑफ प्रोटॉन से। यहाँ बन जाएंगे 2 NADPH मॉलिक्यूल्स, और यहाँ मिल जाएंगे हमको 3 ATP मॉलिक्यूल्स। खैर ये 2 या 3 जो भी हो, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि NADPH और ATP जो है 2:3 रेशियो में बनते हैं, 2 NADPH 3 ATP। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लाइट रिएक्शन समझ में आ गई। ये जो यहाँ पे एक ट्रायंगल से बना हुआ है, इसका बेस रिप्रेजेंट करता है हाई को और जो टिप है वो प्रेजेंट करता है लो को। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, बताया था मैंने। H+ जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ पर, थाइलेकोइड ल्यूमेन में, उससे ये फ़र्क पड़ता है। H+ का एक्यूमुलेट होना मतलब हाईली एसिडिक हो जाना, या मैं बोलूँगा pH का लो हो जाना, ये हो गया केमिकल ग्रेडियंट। और एक H+ का ही अगेन एक्यूमुलेट होना मतलब प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेट हो जाना, तो ये हो गया केमिकल ग्रेडियंट। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसका एक सिंपल नाम और है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसी की वजह से प्रोटॉन्स फ्रॉम थाइलेकोइड ल्यूमेन टू क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा मूव करने की कोशिश करते हैं, मूव कर नहीं पाते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, इसलिए उनको जो पाथ मिलता है वो है थ्रू ATPase। और जब वो इस पाथ को अपनाते हैं तो ये ATPase जो एक एंजाइम है वो ATP बनाना शुरू कर देता है। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अब हम फिर से NCERT डायग्राम पे आते हैं। आई एम श्योर कि अब आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। मे बी आपको एक बार में क्लियर नहीं हो पाए तो आप वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हैं बैक करके, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आई। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपसे पॉसिबल हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन है, मैंने पिगमेंट्स वगैरह पूरा उसको डिस्कस किया है। तो ये आपके सामने अब एक एक कंपोनेंट को मैं फाइनल डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की कार्बन रिएक्शंस को।
तो ये देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा, ये है पूरी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, ये पार्ट है थाइलेकोइड ल्यूमेन, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे। एक एक पार्ट को देख लेते हैं। स्टोमा समझ में आ गया होगा। ये क्या चीज़ बनी हुई है? हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। किस वजह से? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग वाटर एंड पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट स्टोमा टू थाइलेकोइड ल्यूमेन। कब होता है ऐसा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, चेन चलती है। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं आप ग्राफ में देख सकते हैं, जेड स्कीम इसको बोलते हैं। मेजर जो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? फोटोसिस्टम 2, जिसमें सनलाइट गिरती है, कितने नैनोमीटर की, कितने मिलीमीटर गिर सकती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन सेंटर है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है P680 यानी कि 680 नैनोमीटर पे, इसलिए उसका नाम रख दिया है पिगमेंट 680 या P680। से ऐसा ही लाइट गिरती है अगर फोटोसिस्टम 1 पे, तो उसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं P700। और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन तक पहुँचता है और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 को मिल जाता है। और फोटोसिस्टम 1 में भी बहुत से इलेक्ट्रॉन कैरियर हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अभी आपने देखा होगा। A0 है, A1 है, FeS भी है, XA भी जो भी है, खैर उनसे होता हुआ फिर रिडक्शन तक पहुंचता है। फिर रिडक्शन से FNR तक पहुंचता है। FNR जो है NADP+ को NADPH बनाता है। तो इस पूरी रिएक्शन में 2:3 रेशियो में NADPH और ATP बन जाते हैं, मतलब कि मोर ATP लेस NADPH इसमें बनते हैं। ये इसका एंड रिजल्ट है। तो फिर से हम अपने पहले वाले डायग्राम पे आते हैं जिससे हमने इस पूरे के पूरे डिस्कशन को शुरू किया था। ये हमारा वो डायग्राम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस कर लिया है। हमने डिस्कस कर लिया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को कंप्लीट। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सनलाइट गिरती है, NADPH बनता है और ATP बनता है। पूरी प्रोसेस मैंने डिस्कस कर ली है और अब आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। फोटोसिस्टम 2 और 1 प्लस क्लोरोफिल दोनों में होता है, प्लस आपको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का भी फंक्शन पता लग गया और ATPase का भी फंक्शन पता आपको लग गया। तो लाइट रिएक्शंस में आपको NADPH और ATP मिलते हैं। हम नेक्स्ट जो वीडियो में चर्चा करेंगे हम केल्विन बेंसन साइकिल की या कार्बन रिएक्शन की, जिसमें ये ATP और NADPH कंज्यूम होते हैं। और अब आपको ये डायग्राम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम उसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने अभी तक पूरा डिस्कस किया था। ये है फोटोसिस्टम 2 और ये है फोटोसिस्टम 1। ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। और ये जो ऑक्सीजन इवोल्यूम कॉम्प्लेक्स है ये भी फोटोसिस्टम 2 का ही पार्ट है। देख लीजिए आप, सेम वही चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा। लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फियोफाइटिन QA QB और ये पूरा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, उनसे होता हुआ प्लास्टोसाइनिन P इसका मिट गया होगा, प्लास्टोसाइनिन तक पहुँचा, फिर P700, फिर A0 A1 FeS जो है XAB, फिर रिडक्शन से होता हुआ FNR से होता हुआ NADPH बना दिया। यहाँ पर ATP हमको कहाँ मिल गया? खैर बता नहीं रखा, ATP हमको मिल ही जाता है प्रोटॉन पंपिंग वगैरह से। तो ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो हम कल जब कार्बन रिएक्शन की बात करेंगे उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। खैर इस वर्ड्स से मैं आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अभी जो हमने रिएक्शन देखा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, ये डायग्राम कोई सा देख लीजिए आप, ये NCERT वाला जो डायग्राम है, इसमें एंड रिजल्ट में हमको क्या मिला? ATP बनता हुआ मिला हमको, फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ATP आपको 3 जगह देखने को मिलेगा अपनी टेक्स्ट बुक में। चैप्टर नंबर 13 में फोटोसिंथेसिस में, तो उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। चैप्टर नंबर 14 में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और चैप्टर नंबर 14 में ही अगर आपको सिंपली एंजाइम्स बना देंगे, इसी प्रोसेस से बनता हुआ दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस से बनेगा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में लाइट की हेल्प से, तो उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। और सिंपली ग्लाइकोलाइसिस या ऐसी कोई रिएक्शन होगी जिसमें कोई एंजाइम अगर ऐसा करता है तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस पूरी प्रोसेस को एक वर्ड और यूज़ करते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। केमियोस्मोसिस लिखा हुआ है, देखिए केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस का मतलब हो गया ऑस्मोसिस, तो आई होप आप सब से परिचित होंगे ऑस्मोसिस से। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपने पढ़ा होगा। फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर ऐसा मूवमेंट आपको मिलता है तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मूवमेंट वाटर का नहीं हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन्स का। वो प्रोटॉन केमिकल है, केमिकल मतलब pH की बात आ रही तो केमिकल की बात आती है, तो आप ऐसे याद रखते हैं केमियोस्मोसिस मतलब ये वाली प्रोसेस जिससे ATP बनते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ATPase। तो आई होप कि मैं आपको इस डायग्राम को समझा पाया हूँगा। अगर मुझसे कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको कोई डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले कवर करूँगा लाइट जो रिएक्शन है या जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके 2 वेरिएंट हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। और बाय द वे जो हमने अभी पूरा डिस्कस करा है ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी हाँ,
अभी आप हमने जो डिस्कस करा है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली आप नॉन साइक्लिक पढ़ चुके हो तो आप ये कन्फ्यूजन मत होना कि हमारा काफ़ी कुछ बाकी है। नॉन साइक्लिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या आप इनडायरेक्टली साइक्लिक भी पढ़ चुके हो। पर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उससे पहले या ये छोटा सा वीडियो बना के साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का डिफरेंस क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम कार्बन रिएक्शन की बात करेंगे। और अगर अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अलग से किसी एक टॉपिक पे आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो उसको भी बनाया जा सकता है। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।